हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आशा करता हूं कि मैं आप सभी लोगों की पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं हिंदी बुक का टॉप 10 सप्रसंग व्याख्या, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, 8 नंबर का जो है आपका सप्रसंग व्याख्या पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को 8 अंक पक्का कराने वाला हूं, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या जो है आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे जो है गलती करते हैं सप्रसंग व्याख्या करने में कि कैसे जो है लिखना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन पे जो 4 नंबर मिलता है तो वो 4 में 4 मिले। तो आइए मैं आप लोगों को तरीका सबसे पहले बता दूं कि सप्रसंग व्याख्या कैसे किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये वीडियो जो है इंटर परीक्षा, ठीक ना, इंटर परीक्षा जो 2026 में देने वाले विद्यार्थी हैं, इंटरमीडिएट वाले, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर अपने दोस्तों में इस क्लास को, सेशन को शेयर कर देंगे, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं सप्रसंग व्याख्या वाले पोर्शन पर, कि जो सप्रसंग व्याख्या वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा पेन का जो है कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। देखिए, मैं बता रहा हूं कि जो आपका एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है सप्रसंग व्याख्या वाला, वो कितना आता है, तो 4 प्रश्न देते हैं। कितने प्रश्न? तो 4 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न, जिनमें से आपको क्या करना होता है, 2 क्वेश्चन बनाना होता है। कितना क्वेश्चन? 2 बनाना होता है। तो एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है, तो 2 प्रश्न कितना नंबर का हो गया बाबू, तो 8 नंबर का जो है, यानी 8 अंक का जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रहा सवाल कि जो सप्रसंग व्याख्या वाले क्वेश्चन होते हैं वो दोनों भाग से पूछे जाते हैं। आपका गद्यखंड से भी क्वेश्चन रहता है, गद्यखंड से भी क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा, और काव्यखंड से भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। गद्यखंड काव्यखंड दोनों को मिला करके ये क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक, अब अगर हम देखेंगे गद्यखंड काव्यखंड में तो क्या होता है ना, आप अभी के जो पेपर आ रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि एक लाइन से 1 2 3 4 करके क्वेश्चन दे रहा है। पहले क्या होता था कि 1 नंबर क्वेश्चन में ही क्या करता था ना, क्वेश्चन लिख दिया, फिर उसके बाद अथवा लिख करके फिर क्या हुआ कि वहां पे क्वेश्चन लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होता था कि 2 ही क्वेश्चन मिलता था। 2 क्वेश्चन में अथवा करके एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलता था, जिसमें क्या हो जाता था, क्वेश्चन की संख्या 4 हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अलग अलग जो है 4 क्वेश्चन दे रहा है, 2 क्वेश्चन गद्यखंड से, 2 क्वेश्चन काव्यखंड से। अब हम बताने वाले हैं कि आप लोग सप्रसंग व्याख्या कैसे कीजिएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि सप्रसंग व्याख्या करिएगा आप लोग, तो सबसे पहले आपको उत्तर में क्या लिखना है, सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले क्या लिखना है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया, मान लीजिए कि पूछ दिया आपसे प्रश्न में कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तब उसके बाद तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, इसका सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाने का तरीका सबसे पहले क्या होगा, उत्तर लिखने का, कि आप लोग लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति। आप लोगों को दिख रहा होगा क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति लिखना है। ठीक, प्रस्तुत पंक्ति। उसके बाद ये ब्लैंक हम छोड़े हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका पाठ का नाम होगा। जैसे ये सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक इसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये किस पाठ का है बाबू, तो ये आपका जो है बातचीत पाठ का है। किस पाठ का है, तो ये बातचीत पाठ का है। किस पाठ का, तो बातचीत पाठ का। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, बातचीत लिख देंगे। प्रस्तुत पंक्ति बातचीत नामक पाठ। अब ये पाठ है, कविता तो है नहीं। अगर हम काव्यखंड के जो चैप्टर लेते तो वहां पर क्या होता है, कविता होता, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कविता को काट देंगे। ठीक, यानी प्रस्तुत पंक्ति बातचीत नामक पाठ से लिया गया है।
या कविता के लेखक या कवि। अब मान लीजिए कि ये पाठ है तो कविता हटा देंगे, ठीक, कविता के कवि भी हटा देंगे। तो इस पाठ के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है बाबू? तो बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि या लेखक जो है हमें बताना चाहते हैं। तो ये हमारे क्या है? पाठ के लेखक है, तो यहाँ कवि कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप कभी भी सप्रसंग व्याख्या लिखिएगा तो ये फॉर्मेट को आप लोग को जरूर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति जो पाठ का नाम होगा, बातचीत पाठ से दिया होगा पंक्ति तो बातचीत पाठ का, या किसी और पाठ का दिया होगा तो किसी और पाठ का। और एक चीज आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर पंक्तियों लिखे हैं ना, पंक्तियों, तो याद रखिएगा आप लोग कि अगर एक लाइन में अगर पंक्ति दिया रहेगा, मतलब एक लाइन में अगर लिखा रहेगा तो वो पंक्ति कहलाएगा, ठीक। क्या कहलाएगा? पंक्ति। अगर एक से अधिक लाइन होगा, याद रखिएगा, अगर अधिक लाइन दे देगा, अधिक लाइन, तो वहां पर क्या हो जाएगा? पंक्तियां हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? पंक्तियां। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इतना समझ में आ गया कि प्रस्तुत पंक्ति बातचीत नामक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इन पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि, और फिर उसके बाद जो प्रश्न दिया है उसका हम व्याख्या कर देंगे, ठीक। तो आगे हम लोग चलेंगे आगे। अब प्रश्न पर पहला नंबर जो प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका हम व्याख्या करेंगे। तो दिया है उत्तर में कि प्रस्तुत पंक्ति बातचीत निबंध से लिया गया है, इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक। इसके बाद पंक्ति के माध्यम से निबंधकार जो है हमें बताना चाहते हैं कि मौन रहने पर जो है गुण दोष का पता नहीं चल पाता है, बोलने से ही उसके भीतर का गुण दोष का प्रकट होने लगता है, और कौवा और कोयल भी बोली के आधार पर ही अपना परिचय दे पाते हैं, और बेन जॉनसन भी यही मानते हैं। तो ये व्याख्या हो गया पहला नंबर जो प्रश्न हमारा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है? बनाना है। तो ये पहला प्रश्न हो गया, एक डेमो के भी तौर पे हो गया, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसी तरह हम लोग दूसरा प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा कि सच है जब सच कह रहे हैं, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, इसका हम व्याख्या करेंगे। तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था नामक पाठ से लिया गया है, ठीक। इस पाठ के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक घोड़े को प्रतिदिन दौड़ के अभ्यास की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार एक सैनिक को भी जो है युद्ध में भाग लेने से पहले प्रतिदिन अभ्यास की जरूरत होती है, ठीक ना। यदि घोड़ा और सिपाही दोनों अभ्यास नहीं करेंगे तो घोड़ा प्रतियोगिता में और सैनिक युद्ध में अवश्य पराजित होंगे। तो यही कथन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया, ये प्रश्न भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद तीसरा नंबर व्याख्या पे आएंगे। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके जो है सामने आती है, सारे दृश्यों का रंग साफ होते हैं, समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो ये हमारा क्या है? प्रश्न है। प्रश्न संख्या कौन सा है? तीसरा नंबर। ये भी व्याख्या करने के लिए पूछा गया है। तो ये भी हमारा जो है प्रश्न किस पाठ का है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपका दूसरा पाठ उसने कहा था से दिया है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? उसने कहा था पाठ क्या है? कहानी है, और इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां। अब यहाँ पर जो एक से अधिक पंक्तियां हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखे? पंक्तियां लिखे। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के शीर्षक पाठ उसने कहा था से संकलित है, जिसके लेखक जो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक। इस पंक्ति का आज से बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है, और अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले के दुकान पर मिली 8 वर्ष की लड़की भी उसको याद आने लगती है, और वो उस लड़की से बोलता है कि तेरी कुड़माई हो गई। मतलब जीवन भर की जो इसकी घटनाएं थी जन्म भर की, वो उसको याद आने लगती है एक एक करके। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न था। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आगे इसी प्रश्न के उत्तर में, तो दिया गया कि धत कह करके कह देने वाली जवानें उनको बहुत याद आ रही थी। लहना सिंह जमादार
पद पर नियुक्त हुआ तब उस लड़की की याद उन्हें ज्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नजदीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती है, अर्थात सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं और समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न का जो है व्याख्या करें उत्तर था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। ये किस पाठ का आपका जो है पंक्ति दिया गया है, तो ये आपका जो है संपूर्ण क्रांति पाठ का पंक्ति है। किस पाठ का पंक्ति है, याद रखिएगा बाबू आप लोग, संपूर्ण क्रांति पाठ का यह पंक्ति है। संपूर्ण क्रांति पाठ का यह पंक्ति दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है इसका व्याख्या करने के लिए, तो इसका आप लोग व्याख्या करिएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति संपूर्ण क्रांति नामक भाषण से लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक है वो जयप्रकाश नारायण जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण जी कहना चाहते हैं कि उन्हें किसी खास व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। जब देश में संपूर्ण क्रांति हो रही थी उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक ना, इंदिरा गांधी जो थी देश की प्रधानमंत्री थी। जो लोग सरकार के विरुद्ध जो है जाकर के शांतिपूर्ण आंदोलन करते थे उन्हें सरकार के द्वारा रोका जाता था। जेपी का मानना था कि ये तरीका बिल्कुल ही क्या है, गलत है और सरकार की यह नीतियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जयप्रकाश नारायण को जो है व्यक्ति से झगड़ा नहीं था, जो व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नीतियां थी, जो सिद्धांत थे उससे उनको झगड़ा था। तो ये चौथा नंबर प्रश्न का जो है व्याख्या करें, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर इस सेशन को, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग पार्थ सीरीज को नहीं ज्वाइन किए हैं, यानी पार्थ सीरीज से जो है आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर पढ़ाई करिए क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है 5वां नंबर के, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका व्याख्या कैसे करेंगे, तो इसमें भी सेम वही चीज को लिखेंगे। अगर आप लोग को अभी तक याद नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू वाला लाइन आप लोग को जरूर व्याख्या में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ का है। अब यहाँ पर देखो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ का है, तो अर्धनारीश्वर पाठ का, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे कि प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ का है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक या इस पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि, या निबंधकार यह बताना चाहते हैं कि पुरुष पुरुषार्थ के लिए जाना जाता है और स्त्री अपने कोमलता भाव के लिए, परंतु जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है उस पुरुष का जीवन क्या है, अपूर्ण के समान है, ठीक ना। और अतः पुरुष में नारी के गुण अवश्य होना चाहिए। तो ये आपका 5वां नंबर जो है प्रश्न, ठीक ना, उसका व्याख्या था, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन 6ठा नंबर पर। 6ठा नंबर जो है आपका ये प्रश्न काव्यखंड से आ गया। अभी तक जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे वो सब गद्यखंड का था, अब ये सब जो प्रश्न आया आपका काव्यखंड का आया। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, लेखक को देख रहे थे, लेखक थे, लेखक और पाठ का नाम था। यहाँ आपका क्या है, याद रखिएगा, यहाँ आपका काव्यखंड है, तो इसमें है कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। इसका आप लोगों को क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इसको आप लोग कैसे व्याख्या कीजिएगा, तो इसको ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया। एक बार आप लोग को फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, एक बार मैं फिर से एक बार वहीं पे लेकर के चल रहा हूँ आप लोग को और रिकॉल करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। देखिए मैंने शुरू में क्या बताया कि प्रस्तुत पंक्ति, फिर खाली स्थान, यहाँ पर पाठ का नाम हो जाएगा। अब जो पाठ जहाँ का है, जैसे कविता का है कि आपका जो है मतलब कि जो नॉर्मल निबंध है या कहानी है, तो वहां पर केवल पाठ हो जाएगा। तो अभी जो प्रश्न हमसे पूछे वो आपका कविता का भाग का है, यानी कड़वक पाठ का है। तो यहाँ क्या हो जाता है, प्रस्तुत पंक्ति कड़वक नामक कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि, इस कविता के क्या हो जाएंगे, कवि, लेखक नहीं होंगे, कवि होंगे। कवि कौन है, तो मल्लेचकर है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये हमें यह बताना चाहते हैं कि, तो ऐसे आप लोग को काव्यखंड वाले में भी लिखना है। तो आइए अपने उस प्रश्न पर चलते हैं जहां पर हम लोग अभी
थे। तो कौन सा प्रश्न था बाबू? तो हम लोग का प्रश्न ये था, प्रश्न कह रहा है कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। तो इसका जो हम लोग अगर बनाएंगे उत्तर तो क्या है? तो उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्ति कड़बक नामक कविता से लिया गया। देखिए यहाँ पर कड़बक नामक कविता आ गया, ठीक। और इस कविता के जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी है। कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस पुरुष में मतलब बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर त्याग कर देता है, यहाँ पर पुरुष नहीं पुष्प होगा, मतलब जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंध धरती पर जो है व्याप्त रहती है, धरती पर रहती है, ठीक उसी प्रकार जो है महान व्यक्ति भी इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कृति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाता है। तो यही ये पंक्ति था कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। मतलब धन्य हो ऐसा पुरुष जो उसके कर्म जो है इस धरती पर विद्यमान रहते हैं, उसके जाने के बाद यानी उसके मरने के भी बाद। जैसे फूल मुरझा जाता है तो उसकी सुगंध धरती पर रहती है, ठीक उसी प्रकार जो है मनुष्य का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कवि के द्वारा कि मनुष्य भी नहीं रहता है, मनुष्य भी मर जाता है, लेकिन उसका जो कर्म है, जो उसकी कृतियां हैं, उससे वो याद किया जाता है। तो ये पंक्ति था, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका व्याख्या को कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है 7वां नंबर, वो है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ये पंक्ति किस पाठ का है? तो ये पंक्ति आप लोग याद रखना है बाबू, पुत्र वियोग पाठ का है। यह पंक्ति पुत्र वियोग पाठ का है। अब इसके कवित्री कौन है? अब ये पुत्र वियोग पाठ के कवि नहीं होंगे, कवित्री हो जाएगी। कवित्री कौन है? तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो यहाँ पर इस पंक्ति का हम लोग को अगर व्याख्या करना है तो याद रखना है, लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियां, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक लाइन है तो क्या हो जाएगा? अधिक है तो पंक्तियां हो जाएगा, एक लाइन रहता तो पंक्ति होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां पुत्र वियोग नामक कविता से लिया गया है और इस कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री जो है बेटे के खो जाने पर जो पीड़ा माँ को होती है उसी को दर्शा रही हैं और कहती हैं कि आज विश्व के सभी भाग में खुशी का माहौल है, हर तरफ उल्लास ही उल्लास है, परंतु कवित्री आज बहुत दुखी है क्योंकि उनका जो पुत्र है उनके पास जो है वो नहीं है, ठीक। और फिर कहती है कि अपने पुत्र के मर जाने के बाद कवित्री बहुत दुखी है और वह बताना चाहती है कि उनका बेटा वापस उसके पास नहीं आ रहा है, यानी उनका बेटा जो उनसे छिन गया है। तो सारे विश्व में खुशी है लेकिन जो वो माँ है उसको कोई एक भी पल के लिए भी शांति खुशी कुछ नहीं है, क्योंकि उनका खिलौना, उनका बेटा जो है वो खो चुका है। तो आया बात आप लोग को समझ में? तो ये 7वां नंबर प्रश्न है। इसी तरह 8वां नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नर कंकाल, ठीक, सिंहासन पर बैठे उनके तमगे कौन लगाता है। तो इस प्रश्न का व्याख्या अगर हम लोग करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अधिनायक कविता से ली गई है और यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। यह कविता कवि रघुवीर सहाय के संग्रह, जो मतलब कि इनका कविता संग्रह है, कौन सा? तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता से ली गई है। और इन पंक्तियों में कवि जो है कहते हैं कि पूर्व पश्चिम अर्थात सभी दिशाओं से राष्ट्रीय त्योहार पर गरीब जनता नंगे पांव जो है आती है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो नरकंकाल हो। सिंहासन पर जो है बैठकर उनके मतलब कि यानी गरीब जनता जो है तमगे मेडल लगवाने या लगाने का काम कर रही है। तो वह कौन है जिनका वो लोग मेडल लगा रही है, उनका स्वागत कर रही है। तो ये सातवां कार्य है। 8वां नंबर प्रश्न था, इसका व्याख्या करे प्रश्न आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। तो ये प्रश्न है आपका कि वसुंधरा भोगी मानो और धर्मार्थ मानो एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसका व्याख्या करने के लिए जो प्रश्न पूछा गया है तो इसका व्याख्या क्या होगा? तो इसका आप लोग याद रखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदा नीरा से लिया गया है और लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म का अंधे की तरह अनुकरण करने वाला मानव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक और सुख भोगने वाले मानव ने विशाल जंगलों को
काट कर और मूर्तियों को नष्ट करके उनके धार्मिक महत्व को समाप्त कर दिया, उसी प्रकार धर्मार्थ मानव जो है धर्म के नाम पर जो है मूर्तियों को नष्ट कर देता है। तो ये प्रश्न का हमारा उत्तर था व्याख्या करने वाले का, इसको आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न ये ओ सादा निरा पाठ का प्रश्न था। इसके बाद हम लोग 10वां नंबर और आज का आखिरी प्रश्न को देखेंगे। तो आज का आखिरी प्रश्न में पूछा गया है कि आपुन खात नंद मुखनावत सो छवि कहत न बनिया। ये आपका जो पद पाठ से लिया गया है और ये पद पाठ किसका है? तो सूरदास जी का है। किस पाठ का ये पद है? पद कह रहे हैं किस पाठ की यह पंक्ति है? तो ये आपका पद पाठ की पंक्ति जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं। ठीक, कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा जो है कुछ नंद बाबा के मुख में डाल रहे हैं। इस शोभा का वर्णन जो है उनसे नहीं किया जा रहा है, मतलब उनसे करना नहीं बन रहा है, और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा सरल है और सहज है। इसमें वात्सल्य रस का अपूर्व समावेश किया गया है या अपूर्व समावेश है। तो ये आपका जो है 10वां नंबर प्रश्न था, व्याख्या करने था। तो ये टॉप जो है 10 व्याख्या करने वाले प्रश्न थे, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा तो जरूर जो है आप लोग बताइएगा, कमेंट में मैसेज कीजिएगा, और अगर किसी और टॉपिक पे आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइएगा, उस पे वीडियोस बन जाएंगे। बाकी आप लोगों के लिए मैं पार्ट सीरीज लेकर के आ गया हूं, जहां पर शुरू से जो आप लोग का रिवीजन कराया जा रहा है। तो जो बच्चे अभी तक हिंदी मनोविज्ञान नहीं पढ़े हैं तो आप हमसे पढ़ लीजिए, शुरू से पढ़ाई हो रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिल जाए। धन्यवाद।